नमस्कार, देश की बात में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। देश की बात में सबसे पहले बात दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की। दरअसल अध्यादेश का जो मुद्दा है उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी लगातार जो है प्रदर्शन करते हुए दिखी है और अब दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ये पहुंचे हैं और उसने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इस पर फौरन रोक लगाने की मांग इनकी तरफ से की गई है। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार यह अध्यादेश लाई थी, जिसको लेकर काफी वक्त से आप सियासत भी देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर भी है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं से भी मुलाकात इसको लेकर करते हुए नजर आए ताकि इस अध्यादेश का जो संसद है उसमें विरोध किया जाए और अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट को पहुंचे हैं। जिस प्रकार से 2 मीटिंगें उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग की जो एनएसएस की जो मीटिंग है उसको अटेंड करी और बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में अटेंड करी। ये मैं नहीं कह रहा है, तमाम मीडिया की रिपोर्ट्स कह रही हैं। और आपने उसके अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मामलों को लेकर जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसको रुकवाया और अपना अधिकार का इस्तेमाल किया। सवाल ये है कि इसी अध्यादेश का विरोध करने के लिए आप आज सुप्रीम कोर्ट गए हो, लेकिन आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल तो कर रहे हो, आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आप अपने जो कि चेयरमैन उसका इस्तेमाल तो आप कर रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है। तो आपने प्रतिक्रिया सुनी बीजेपी की इस मामले को लेकर, लेकिन ये जो मामला है इसमें आपने देखा अरविंद केजरीवाल जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेता हैं उनसे मुलाकात भी इसको लेकर करते रहे हैं समर्थन जुटाने के लिए और इसी मुद्दे पर कांग्रेस के साथ थोड़ी नोकझोंक भी आम आदमी पार्टी की जो है देखने को मिली थी कि वो इसका समर्थन करें संसद में जब इसको पेश किया जाए अध्यादेश को। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ी तैयारी आम आदमी पार्टी की अपनी तरफ से इसके खिलाफ प्रदर्शन करने की और सुप्रीम कोर्ट भी अब इस मामले को लेकर वो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का जो अध्यादेश था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है वो दायर की है। आगे बढ़ते हैं और अब बात मौसम की करते हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली से लेकर मुंबई तक कई जगह पर बारिश जो है वो देखने को मिल रही है और इससे लोगों को खासी दिक्कतें भी हो रही हैं कई जगह पर। इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं कि कहां पर ये जो मौसम का बदलाव है ये लोगों के लिए परेशानी लेकर आया है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक बारिश का दौर जारी है और कहीं ज़्यादा तो कहीं कम बारिश हो रही है। मुंबई में बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी जमा हो गया है जो कि हर साल की एक परेशानी मुंबई के लोगों के सामने होती है। पानी जमा होने से लोग वहां पर परेशान जो है वो हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें तो मध्य प्रदेश के कटनी में एक रेलवे ट्रैक की मिट्टी जो है वो भारी बारिश से खिसक गई और इसकी वजह से कई रेलगाड़ियों के आने जाने पर इसका असर पड़ा। मध्य प्रदेश के ही छतरपुर में हालात इतने ख़राब हैं कि लोगों को ऑफिस पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ पर इतनी बारिश हुई कि ऑफिस में दफ्तर में ये आप देखिए पानी जो है वहाँ पर भर गया और ऐसे में लोगों को भी दिक्कत हो रही है। दफ्तर आने जाने के लिए जो कर्मचारी हैं उनको भी यहाँ पर परेशानी हो रही है। तो बारिश का असर जो है वो हर तरफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन मुंबई में जो लोग हैं उनके लिए दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है बारिश जब वहाँ पर होती है। हम देखते हैं हर जगह कई जगह पर जल जमाव वहाँ पर देखने को मिलता है। तो मुंबई का हाल जानते हैं, सुनील सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, वहां पर भी बारिश हुई मुंबई में, वहां पर कैसी स्थिति जो है इस बारिश के बाद बनी, जरा बताइए। देखिए तभी इस समय तो बारिश रुकी हुई है, लिहाजा जो अगर आप जनजीवन देखेंगे तो बिल्कुल सामान्य सा है। जो अंधेरी सबवे जो कि थोड़ी सी बारिश के बाद भी भर जाता है, फिलहाल ये खाली है और यातायात यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन यही स्थिति अमूमन हर उस लो लाइन इलाकों में मुंबई में हो जाती है जब भी बारिश होती है और बारिश ज़्यादा होती है, क्योंकि मुंबई की जो भौगोलिक रचना है वो कुछ तसरी की तरह है और समंदर है और पानी की जो निकासी है वो सब समंदर में होती है। तो जब समंदर में हाई टाइड का वक्त होता है तो गेट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, तो जो बारिश का पानी है वो शहर में ही रह जाता है, लिहाजा वो नालों से बहकर बाहर आता है और बाहर आने के बाद सड़कों पर लो लाइन इलाकों पर इस तरह से जमा हो जाता है जहाँ पर कि पानी भर जाता है। तो ये समस्या कई सालों से है तभी, लेकिन पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि जो बीएमसी है वो थोड़ा सा उसको गंभीरता से लिया है। जैसे कि इसके पहले हम मिलन सबवे के पास रहा करते थे, वहाँ का नज़ारा दिखाया करते थे किस तरह से थोड़ी सी बारिश में भर जाता है, लेकिन अब वहाँ पर होल्डिंग पॉइंट बना दिए गए हैं
तो पानी जो है जो भी जमा होता है तुरंत उसे मोटर पंप से उस होल्डिंग पॉन्ड में भर दिया जाता है और उसके बाद जब बारिश कम होती है तब उसे नाले में मोटर से पंप कर दिया जाता है। फिर उसके बाद हमने हिंद माता गए, हिंद माता में भी इस तरह का पानी भर जाया करता था, तो हिंद माता में भी उसी तरह का होल्डिंग पॉन्ड बनाया गया और मोटर पंप लगाए गए, तो अब उसमें पानी भर दिया जाता है और जब बारिश चली जाती है और जो है कि हाई टाइड खत्म हो जाती है तब वो पंप करके समंदर में डाल दिया जाता है। यहाँ का अब तक नहीं बन पाया है अंधेरी में, इसलिए फिलहाल हम अंधेरी का आपको बार बार दिखाते हैं। थोड़ी भी बारिश होती है तो ये अंधेरी सबवे बंद हो जाता है, जैसे आज सुबह से 3 बार बंद हो चुका था ये अंधेरी का सबवे। यहाँ का जो नाला है ये भर जाता है और भरने के बाद पानी बाहर चला आता है। अंधेरी के आसपास के जितने इलाके हैं वहाँ का पानी इसी मोगरा नाला के जरिए आता है। यहाँ पर होल्डिंग पॉन्ड बनाने की अभी काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, लिहाजा यहाँ पे ये इस तरह की स्थिति बनी रहती है। लेकिन बात सिर्फ पानी भरने की ही नहीं है, बात यह है कि जरा भी बारिश होती है तो ट्रैफिक जाम भी मुंबई में बहुत बड़ी एक समस्या हो जाती है। पेड़ गिरने लगते हैं, मकान जो जर्जर हैं वो गिर जाते हैं जी। तो अब तक शनिवार 24 जनवरी से बारिश तेज हुई है और अब तक तकरीबन 10 लोगों की मौत हो चुकी है अलग अलग हादसों में, मकान गिरने से, पेड़ गिरने से। एक तो छोटी बच्ची है जो कि लगभग 1.5 महीने की थी, जो कि अंधेरी माफ कीजिए बोरीवली पश्चिम में गणपति नगर में, वो जो घर के अंदर का एक मालिया होता है जिसे हम लोग अपने गाँव में जैसे कोठा होते हैं यहाँ पोट माला कहते हैं, वो गिर गया और वो गिरने से जो है कि उस पर सो रहे थे, नीचे आ गए और उस बच्चे की मौत हो गई। तो बड़ी दर्दनाक मौत अब तक 10 लोगों की हो चुकी है इस मुंबई शहर में, जबकि बारिश अभी तक बहुत तेज नहीं हुई है और लगातार आज भी येलो अलर्ट था, लेकिन दिन भर बारिश जारी थी। ये बहुत दुखद है सुनील जी, इस तरह के हादसे जब होते हैं तो उम्मीद करते हैं इस बार जो है स्थिति थोड़ी बेहतर वहां पर होगी। बारिश ज्यादा नहीं हुई है लेकिन दिक्कतें अब भी जो है वो पेश आई हैं लोगों को, जो सुनील जी जानकारी यहाँ पर दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका इस सब जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के घर के सामने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि मणिपुर के मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे दे और इसी कारण वो यहाँ पे आए हैं और इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग आए हैं और वो लोग नहीं चाहते कि एन बीरेन सिंह यहाँ से निकले। एन बीरेन सिंह को जाना था मणिपुर के राज्यपाल के पास और राजभवन जाना था, लेकिन उन्हें यहाँ से नहीं निकालने दिया जा रहे हैं। यहाँ पे महिलाएं और यूथ जो है इकट्ठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि वो एन बीरेन सिंह को नहीं जाने देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं और यहाँ पे इसके बाद ये So this is perhaps an announcement that he won't resign. That has of course led to an applause from the crowd. So obviously the word here is that he will not resign. ऐसे यहाँ के लोग जो है कह रहे हैं कि ये शायद जो अनाउंसमेंट आपने सुना, ये लोग कह रहे थे कि वो नहीं रिजाइन करेंगे, इसीलिए यहाँ पे लोग तालियां बजाई, महिलाएं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जो नौजवान हैं मणिपुर के वो भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अब उनके घर के ऑफिशियल्स अंदर चले गए हैं। ये मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के घर के बाहर की तस्वीर है, आपको यहाँ से हम दिखा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे इस वक्त जो है लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि वो नहीं चाहते मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह अपना इस्तीफा दे अपने पद से। तो ये उनके सपोर्ट में यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं। ये तस्वीर है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के घर के बिल्कुल सामने से और यही इस वक्त इम्फाल में स्थिति है, क्योंकि खबर ऐसा था कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह राज्यपाल के पास जाने वाले थे। इसमें ऐसे अनुमान लगाया जा रहा था कुछ लोगों की तरफ से कि वो शायद अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस वक्त बोला गया है कि वो नहीं रिजाइन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ इम्फाल मणिपुर से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। तमिलनाडु में मंत्री सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी को लेकर सियासी घमासान जारी है। यहां पर राज्यपाल एन रवि ने कल शाम उन्हें बर्खास्त कर दिया था, लेकिन 4 घंटे बाद ही अपने फैसले को वापस उन्होंने ले लिया।
तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन उन्होंने इस फैसले को गलत बताया था और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी। तमिलनाडु के राज्यपाल अब इस मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल से कानूनी सलाह ले रहे हैं। मंत्री सेंथिल बालाजी पर भ्रष्टाचार का आरोप है और 14 जून को उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। वहीं तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल की दोनों चिट्ठियों को नजरअंदाज करने का फैसला किया है। इससे पहले एनडीटीवी को राज्यपाल की 2 चिट्ठियां मिली थीं। राज्यपाल ने पहली चिट्ठी में सेंथिल बालाजी के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का हवाला दिया और कहा कि मुख्यमंत्री की सलाह के बिना उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करने के लिए शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। 4 घंटे बाद दूसरी चिट्ठी में फैसला वापस लेने की बात कही गई। चिट्ठी में लिखा था कि मुझे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सलाह दी है कि अटॉर्नी जनरल की राय लेना अहम होगा। तो यहां पर आप देखिए जो यूसीसी को लेकर बहस है वो एक तरह से तेज होती हुई यहां पर दिख रही है। और जैसे कि हमने आपको यहां पर बताया, जो राज्य सरकारें हैं जैसे कि उत्तराखंड सरकार जो है वो ड्राफ्ट की प्रक्रिया तेज उनकी तरफ से जो है वो कर दी गई है। उत्तराखंड सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने यूसीसी पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया है और यूसीसी पर उत्तराखंड सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने क्या कहा है, रवि शंजन शुक्ला हमारे सहयोगी, उनकी रिपोर्ट आप देखिए। उत्तराखंड सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। पिछले साल पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार ने 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश ने बताया कि ड्राफ्ट कमेटी की 143 बैठकें हो चुकी हैं। ड्राफ्ट को आम सहमत से तैयार किया गया है। इस मुद्दे पर 2,31,000 लिखित सुझाव मिले हैं। 20,000 से ज्यादा लोगों से मुलाकात हुई है। ड्राफ्ट कमेटी विधि आयोग से भी मुलाकात कर चुकी है। जल्दी होने वाला है, बस हम कोई डेडलाइन हम आपको डेडलाइन तो नहीं देंगे, बट इतना कहते हैं कि बहुत ही जल्दी हाथ में जाएगा। चर्चा हुई है और सब कुछ हमने कंसिडर किया है एंड इट विल बी गुड फॉर एवरीबॉडी। सबके हित का होगा ये हम कह सकते हैं। सुदूर माना के गांव से लेकर और उत्तराखंड के तमाम जिलों के लोगों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, राजनीतिक संगठनों से, धार्मिक जो गुरु हैं उनसे तक से जो है वो इस मुद्दे पर सुझाव लिया जा चुका है और अब जो ड्राफ्ट है वो एकदम से तैयार है। 10 दिन के भीतर उस ड्राफ्ट को उत्तराखंड सरकार को सौंप दिया जाएगा। ड्राफ्ट कमेटी के बयान के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि रिपोर्ट मिलते ही इसे लागू किया जाएगा। ड्राफ्ट लगभग पूरा होने की ओर है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम उसका अवलोकन करेंगे। हमारे जो इस विषय के जानकार हैं उन सभी से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होती है उसको आगे की कार्रवाई में बढ़ाएंगे। उधर दिल्ली में सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कानून मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल ने कहा कि विधि आयोग ने लोगों से सुझाव मांगे हैं और 13 जुलाई तक इंतजार करना चाहिए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिक डोमेन में डाला। 13 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक तो इंतजार करो। अब मानसून सत्र में केंद्र सरकार यूसीसी पर बिल लाएगी या नहीं, इस पर कयासबाजी चल रही है। नई दिल्ली से कानन पात्रा के साथ रवि रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में आज हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने नॉर्थ कैंपस में 3 नए भवनों का शिलान्यास किया और लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि डीयू की 100 वर्ष की यात्रा में कई ऐतिहासिक पल रहे। डीयू ने हर पल को जिया, हर पल में जान भर दी। डीयू सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, मूवमेंट है। डीयू ने अपने मूल्यों को जीवंत रखा। भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में है और नई शिक्षा नीति से छात्रों को फायदा है। इंडियन यूनिवर्सिटी की ग्लोबल पहचान जो है वो बढ़ी है और हमारे शिक्षण संस्थान की दुनिया में पहचान अब ज्यादा बढ़ी है। मुझे खुशी है कि आज जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है तो इस फेस्टिव माहौल में मुझे भी आप सबके बीच आने का अवसर मिला है और यहां आना अपनों के बीच आने जैसा है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट को जिया है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट में जान भर दी है।
डीयू ने 100 सालों में अगर अपने एहसासों को जिंदा रखा है तो अपने मूल्यों को भी जीवंत रखा है। कभी डीयू में केवल 3 कॉलेज थे, आज 90 से ज्यादा कॉलेज है। कभी भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल के लिस्ट में थी, खस्ता हाल थी। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हो चुका है। आज डीयू में पढ़ने वाले लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गई है। आज देश भर में बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनाए जा रहे हैं। आप सभी के कलेक्टिव एफर्ट से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई है। अब छात्रों को यह बड़ी सुविधा मिली है कि वो अपनी इच्छा से अपनी पसंद के विषयों का चुनाव कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। इन इंस्टीट्यूट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लेकर आए हैं। तो आज ये जो कार्यक्रम हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय का, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो से वहां पर पहुंचे। उन्होंने लोक कल्याण मार्ग से मेट्रो की सवारी शुरू की और विश्वविद्यालय वो मेट्रो का जो स्टेशन है वहां पर वो पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मेट्रो में छात्र छात्राओं से बात भी की। छात्रों ने भी प्रधानमंत्री से अपने अनुभव यहां पर साझा किए। जो तस्वीरें इस वक्त की आई वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, किस तरह मेट्रो का सफर पीएम का रहा और इस दौरान उनके साथ जिन लोगों ने सफर किया वो भी अपना अनुभव उनसे साझा करते हुए दिखे। तो यहां पर देश की बात में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहेगा हमारे साथ। और अब बात शेयर बाजार की करते हैं। आज शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। शेयर बाजार में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने रिकॉर्ड स्तरों को छुआ। सेंसेक्स 803 पॉइंट चढ़ा और 64,718 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 217 पॉइंट ऊपर रहा और 19,189 के स्तर पर बंद हुआ। कैसा रहा आज का कारोबार, इसको लेकर विस्तार से जानकारी दे रही हैं हमारे सहयोगी प्रियांशी। पिछले कुछ हफ्ते स्टॉक मार्केट में निवेश करने वालों के लिए बहुत ही अच्छे रहे हैं। मार्केट्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि अब वो एक रिकॉर्ड स्तर पार कर चुकी हैं। सेंसेक्स की बात करें तो 800 से ज्यादा पॉइंट से ऊपर है सेंसेक्स आज की तारीख में और वो करीब 64,700 के अराउंड ट्रेड कर रहा था। निफ्टी की बात करें, जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, वो 200 पॉइंट से ऊपर बढ़ा है आज और वो 19,000 से ऊपर तक ट्रेड कर रहा था। सेंसेक्स और निफ्टी अगर दोनों की बात करें कि पूरा ये साल बहुत अच्छा रहा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए, क्योंकि दोनों सेंसेक्स और निफ्टी इस साल 5% से ज्यादा बढ़े हैं। पिछले साल आप सबको याद होगा कि रशिया यूक्रेन का वॉर था, जिसकी वजह से बहुत कंट्रीज में इन्फ्लेशन हो रहा था, इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो रही थी, उसकी वजह से मार्केट्स बहुत सारी कंट्रीज में गिर रही थी। पर अब इस साल जब इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल हो रही है, इन्फ्लेशन रेट्स कम हो रहे हैं, अभी भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है बहुत कंट्रीज में, इंडिया में भी, पर तब भी इन्फ्लेशन कम हो रही है। इसकी वजह से अब मार्केट्स बढ़ना शुरू कर रही हैं और अब ये एक रिकॉर्ड हाई पार कर चुके हैं। अब कौन से स्टॉक्स हैं जो सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं? आज की जो रैली थी मार्केट्स में वो आईटी और ऑटो स्टॉक्स की वजह से थी। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑटो के स्टॉक्स हैं वो सबसे ज्यादा बढ़े थे। एक और जो कारण है, जैसा कि मैंने कहा कि इन्फ्लेशन बहुत कंट्रीज में गिर रही है, इंटरेस्ट रेट्स उतना तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं जितना वो पिछले साल बढ़ रहे थे, इसीलिए ग्लोबल मार्केट्स जैसे यूरोपियन मार्केट्स, जापानीज मार्केट्स, यूएस मार्केट्स, ये भी बढ़ रही हैं धीरे धीरे, ये भी गेन कर रही हैं। तो इसलिए इंडियन
मार्केट्स भी बहुत तरह से इन्हीं मार्केट्स को फॉलो करती हैं, अपनी ग्लोबल पीयर्स को फॉलो करती हैं, इसलिए इंडियन मार्केट्स भी बढ़ रही हैं। अगर हम रुपए की बात करें तो पिछले साल रुपया हर रोज हर हफ्ते एक नया लो हिट कर रहा था, गिरता ही जा रहा था, पर अब रुपए की वैल्यू भी बढ़ रही है। रुपया 2 पैसे से बड़ा है डॉलर के अगेंस्ट, और अब अगर आपको $1 खरीदना है उसके लिए आपको 82 रुपीस देने पड़ेंगे। पिछले साल ये 83 तक भी जा चुका था। अब एक कारण जो है मार्केट्स के बढ़ने का, जो सिर्फ एक कारण नहीं है, जो हमें यह भी दिखाता है कि मार्केट्स बेहद पॉजिटिव हैं, वो ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन निवेशक इंडियन इक्विटीज, इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो इस महीने, जो जून 2023 का महीना है, वो अगस्त 2022 से सबसे ज्यादा रही हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स यानी इंडियन इक्विटीज में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट है वो 47,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा है सिर्फ जून के महीने में, और ये जो मंथली इन्वेस्टमेंट है ये अगस्त 2022 से सबसे ज्यादा है। अगस्त 2022 में ये 50,000 से ऊपर की इन्वेस्टमेंट थी, पर अब ये 47,000 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, पर पिछले कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि ये पैसा वापस आ रहा है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है इंडियन मार्केट्स में। तो ये एक कारण भी है मार्केट्स के और बढ़ने का, और ये हमें ये भी दिखाता है कि मार्केट्स पॉजिटिव हैं और अभी एक अच्छा टाइम लग रहा है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि मार्केट्स अभी बढ़ रही हैं। तो जो इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं उनका पैसा अभी बढ़ रहा है। और अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रयागराज में 76 गरीब परिवारों को घरों की चाबी यहां पर सौंपी, और ये घर जो हैं वो माफिया अतीक अहमद द्वारा कब्जा की गई जमीन पर बनाए गए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। यूपी के मुख्यमंत्री शुक्रवार को प्रयागराज पहुंचे और यहां पहुंचकर गरीबों को सरकार द्वारा बनाए गए घरों के दस्तावेज सौंपे। रानी शर्मा के बाद सुधा। योगी आदित्यनाथ ने ये घर मारे जा चुके माफिया अतीक अहमद द्वारा जबरदस्ती कब्जा की गई जमीन पर बनाए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने पिछली साल दिसंबर में यहां आकर इस योजना का शिलान्यास किया था। ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक बैठक है, और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती, पवित्र धरती रही है। यूपी सरकार के मुताबिक 41 स्क्वायर मीटर का ये एक फ्लैट है, जिसमें 2 बेडरूम समेत एक किचन और एक बाथरूम है। प्रयागराज प्रशासन के मुताबिक लगभग 6,000 लोगों ने इन फ्लैट्स के लिए आवेदन किया था, जिसमें लॉटरी के जरिए 76 परिवारों को ये फ्लैट आवंटित किए गए हैं। इस साल अप्रैल में अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अतीक और अशरफ की हत्या मीडिया कैमरों की मौजूदगी में की गई थी। दोनों पर ही 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। यहां पर पीएम मोदी और पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई है। यूक्रेन के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच यहां पर बातचीत हुई है, और बातचीत में वैगनर ग्रुप का मुद्दा भी यहां पर उठा है। जो जानकारी आ रही है, वैगनर ग्रुप, आपको पता होगा यहाँ पर बगावत जो है वैगनर ग्रुप की तरफ से की गई थी, और ये मुद्दे को लेकर भी यहाँ पर बातचीत जो है हुई है। यूक्रेन और रशिया के बीच जो तनाव चल रहा है उसको लेकर भी यहाँ पर जो है पीएम मोदी और पुतिन के बीच फोन पर बातचीत यहाँ पर हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी और पुतिन के बीच बातचीत होने की जानकारी जो है वो आई है, खबर यहाँ पर आई है, और फोन के जरिए बातचीत जो है हुई है, जिसमें यूक्रेन के मुद्दे पर दोनों के बीच बातचीत हुई, और साथ ही वैगनर ग्रुप का जो मुद्दा था उस पर भी यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बातचीत इन दोनों के बीच हुई है।
तो इसी के साथ आज के देश की बात कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। यहां पर इस बुलेटिन को समाप्त करेंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।